हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत हमारे चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का एक सीरीज चल रहा है जिसमें अलग अलग शिफ्टों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो पर्टिकुलर डेट में पूछे जाते हैं, उसके अब हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और अभी ये सीरीज हमारा चलता रहेगा। जैसा कि इससे प्रीवियस का जो हमारा वीडियो है, जो 18 जनवरी को पूछे गए थे अलग अलग शिफ्टों में, उसके क्वेश्चन मैंने उसमें 18 वो जो प्रीवियस वीडियो में डाले थे, और आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो 19 जनवरी को जो अलग अलग शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके क्वेश्चंस को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो अलग अलग चैप्टर से पूछे गए थे और अलग अलग शिफ्टों में आए थे। और स्टूडेंट्स, मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से देखें, और जितने भी अभी तक मैंने आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, उनको आप लोग ज़रूर से देखिए। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो स्टूडेंट्स अब आने वाले समय में एग्जाम को फेस करने वाले हैं, उनके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल, लाभदायक वीडियो साबित होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने आज के वीडियो को जो 19 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो पहले कोण का संपूरक कोण क्या होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि संपूरक कोण कहते हैं किसको। संपूरक कोण कहते हैं जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम उसे संपूरक कोण कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं उसको सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मैंने कहा कि सपोज कर लीजिए कि ऐसे एक फिगर मैंने बना दिया, ठीक। अब कहा कि यहां पर मान लीजिए ये 110 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सम ये पूरा का पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि 110 और 70 मिल करके हमें कितना दे देगा, 180 डिग्री। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि संपूरक कोण कहते हैं जब हम किसी दो कोणों को जोड़ते हैं और उनका सम, उनका योग अगर 180 डिग्री आता है तो वो संपूरक होता है। तो हम कहेंगे 70 का संपूरक 110 हुआ, 110 का संपूरक 70 हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। इसी तरीके से कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, पूरक कोण भी पूछ सकता है। तो पूरक कोण को भी आप लोग समझ लिए। हालांकि इस क्वेश्चन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को नेक्स्ट हो सकता है कि ऐसा पूछ ले, तब आप क्या करोगे। पूरक कोण कैसे कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं जैसे मान लीजिए कि इस कोण का योग अगर 60 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि यहां से यहां इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये अगर पूरा 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री। तो मतलब होता है क्या, पूरक कोण कहते हैं जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और इंग्लिश में उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग उसे कहते हैं। अब जैसे यहां देख लीजिए कि अगर ये 60 है तो इसमें अगर हम 30 जोड़ेंगे तो ये हमें कितना दे देगा, 90 डिग्री दे देगा। तो ये दो चीज आप लोग याद रखिए, जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक होगा और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो पूरक कोण कहलाएगा और इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो ये दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग चलिए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया है, पहला कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2, 3 और 5 के अनुपात में। एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग यानी कि उसका जो कोण का रेशियो है, अनुपात है, वो 2:3:5 है, ऐसे आपको दिया गया है, ठीक। अब कहता है कि पहले कोण का संपूरक कोण क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि पहले कोण का जो मान होगा वो हम निकाल लेंगे। तो पहला कोण का मान कितना होगा, पहला कोण हमारा ये होगा, ये वाला। तो हम पहला कोण निकाल लेंगे, सबको जोड़ते हैं, 5 3 8 2 10, और पहला कोण का रेशियो है कितना, 2। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री लिख देंगे, हम यहां से इसको काट देंगे तो 18 दूना 36। अब आपको 36 डिग्री आ गया। अब इसी यानी कि पहला कोण जो हमारा ये 36 डिग्री के, इसका 2 का रेशियो 36 के बराबर हुआ, तो 36 डिग्री जो है हमारा ये पहला कोण हुआ। तो इसका संपूरक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है कि 180 डिग्री में इसको घटा देना है 36 डिग्री को। 36 डिग्री को अगर आप घटाते हैं तो 144 डिग्री आपको मिलेगा, और यही इस कोण का संपूरक कोण होगा, 144 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 50% उस संख्या का 4/5 से 21 कम है। क्या कहता है कि किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 4/5 से 21 कम है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ऐसे समझेंगे कि 4/5, पहले तो आप समझ लीजिए कि किसी संख्या का 50%, तो 50% को आप साइड कर दीजिए,
कहता है कि उसी संख्या के 4/5 से 21 कम है। तो 4/5 का मतलब क्या होता है? इसको अगर हम चाहें तो 80% भी लिख सकते हैं। किसी भी परसेंटेज वैल्यू का एक फ्रैक्शनल वैल्यूज होता है। जैसे 80% है, तो अब आप समझिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा 80% को। अगर आप 80% को कन्वर्ट करेंगे तो 80/100 होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 20 चौके 80, 20 पचे 100। तो यही चीज यहां पर मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहता है कि किसी संख्या का 50% उसके 4/5 से 21 कम है। तो 4/5 का मतलब क्या हुआ? 80%। तो अब आप सिंपल सी बात देख सकते हैं कि 80% और 50% का अंतर कितना है? 21 के बराबर है। तो इन दोनों का अंतर होगा 30%। तो 30% बराबर, यानी कि किसी संख्या का 30% 21 के बराबर। तो संख्या होगा क्या? 21 गुने 100 और बटे आप 30 कर दीजिए। यहां से आप काट दीजिए 3 7 21, यानी कि वह संख्या हमारा 70 हो जाएगा। वो संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 70। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहता है कि आपके पास जो आ रहा है वो कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। यदि मैदान के अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर बोल रहा है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो? आप इस फिगर से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया है मैदान। अब मैदान है, इस मैदान का जो क्षेत्रफल कह रहा है, इस मैदान का जो अंदर का पूरा पार्ट है उसका क्षेत्रफल क्या कह रहा है? वो 1386 है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस मैदान का जो रेडियस होगा, इस मैदान की जो त्रिज्या होगी वो निकालना होगा। इस मैदान की त्रिज्या होगी क्या? आप समझ लीजिए। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये आपका दे रहा है 1386 मीटर स्क्वायर। तो आपको करना क्या है कि 22/7 आर की वैल्यू निकाल लेनी है। इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप कैपिटल आर दे दीजिए, कैपिटल आर। तो आपको करना यह है कि यहां पर 1386 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अब आर का मान आप निकाल लीजिए, 1386 गुने 7 मीटर स्क्वायर और बटे आपका 22 कर दीजिए। और यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट बन जाएगा। तो 22 से कितनी बार में कट जाएगा? आप देख सकते हैं 22 छके 132 और छके 22 63, यानी कि 63 बार में कट जाएगा। तो 63 को जब आप फर्दर ब्रेक करेंगे तो 7 गुना 9 तो एक आपका 7 निकल जाएगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो इसका 21 मीटर आपका निकल करके आता है, इसका रेडियस, इसका त्रिज्या निकल के आता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि इस वृत्त के अंदर मान लीजिए कि एक रास्ता बनाया गया। ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता है। इस रास्ते की जो चौड़ाई है, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो वृत्त, ये जो मैदान था उसकी त्रिज्या थी कितनी? 21 मीटर आपको निकल के आई है। अब कहता है कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। तो 7 मीटर अगर आप यहां से घटा देंगे तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 14 मीटर। तो कहने का मतलब जो अंदर में एक वृत्त बन रहा है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो हम करेंगे क्या? बाहर वाले वृत्त का में अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये बाहर वाला वृत्त है, ये अंदर वाला वृत्त है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? पाई कॉमन ले लीजिए तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो अब आपको करना क्या? 22/7, आर का मान कितना है? 21, और आर जो है ये छोटी वाली त्रिज्या है, यानी कि 14 है। आर का मान कितना है? ये यही आर है आपका, यहां से यहां तक आर है। ये पूरा का पूरा जो है 21, यानी कि कैपिटल वाला जो 21 है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मान 14 मीटर हुआ और कैपिटल वाले का 21 मीटर हुआ, जो आपको निकल के आया। तो 21 में 14 जोड़ दीजिए तो 35 हो जाएगा, और 21 में 14 को घटा दीजिए तो 7 हो जाएगा। तो अब ये 7 कट गया, तो 7 35 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70, यानी कि 770 मीटर स्क्वायर आपको इस रास्ते का, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि
एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, फिर कुछ समय रुकता है, फिर चलता है। ऐसा वो कई बार करता है। यात्रा के अंत में उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो ये कितने समय के लिए रुका था, ये पूछता है। सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आदमी जब चला था तो उसकी चाल थी क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, चलता रुकता है, तो ये क्रम वो कई बार करता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और जब लास्ट में जब वो रुकता है तब उसकी औसत चाल जो हो जाती है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कहता है कि वो कितना रुका। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। आपको समझना होगा कि पहले जब वो चला था तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, ठीक। अब जब वो फाइनली चलना रुकना ये क्रम करता है और लास्ट में जब आता है तो उसकी औसत चाल हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको करना क्या है कि वो इस हिसाब से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर घंटे में वो 15 किलोमीटर के हिसाब से रुकता है, तो इसको आपको कन्वर्ट कर देना है। तो आपको करना क्या है, 15 बटे घंटे के हिसाब से 60 कर दीजिए, और चूंकि हर एक घंटे में वो कितना रुकता है तो हर एक घंटे के हिसाब से 60 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 मिनट के हिसाब से, तो आप जब इसको काटेंगे, ये मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, तो 60 को 60 से काटेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना, 15 मिनट। तो यही आपसे पूछा गया था, हर घंटे वो मतलब 15 मिनट रुकता है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है वो कुछ ऐसा है। कहता है कि किसी घन का विकर्ण 2√3 मीटर है, तो कहता है कि उसका आयतन कितना होगा। आपको पता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा कि घन का आयतन, तो घन का विकर्ण पहले दिया हुआ, तो घन का विकर्ण होता क्या है, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। अब आपको पता है कि √3 इंटू भुजा, और घन कहते किसको है, जिसमें 6 फेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, घन इसको कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका घन हो गया, ये इस तरीके से जो बनता है ये आपका घन हो गया। अब कहता है कि इसका हर एक कॉर्नर जो है यही भुजा के रूप में लिया गया, चाहे इसका हर एक कॉर्नर जो होता है वो सब इक्वल होता है, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, सब बराबर होता है। यानी घन के अंदर में चाहे आप उसकी लंबाई कहिए, चौड़ाई कहिए, ऊंचाई कहिए, सब बराबर होती है। तो हमारे पास दिए क्या रहा है कि विकर्ण, तो √3 घन का जो विकर्ण होता है वो √3 गुने भुजा होता है। तो आपको विकर्ण दे कितना रहा है क्वेश्चन में, 2√3 मीटर दे रहा है। तो अब आपको ये इतने के बराबर है, तो आपको करना क्या, ये √3 काट दीजिए, तो भुजा का मान कितना निकला, 2 मीटर। तो आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब आपको पता है कि भुजा कितना निकल के आ रहा है, 2 मीटर, तो 2 मीटर का आप क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर क्यूब। यही आपका फाइनल आंसर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है कि नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, और नल बी किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, और नल सी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो कहता है कि अगर तीनों मतलब नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कहता है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप यहां देखिए कि नल ए क्या करता है, एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, तो आप कह लीजिए कि उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/12 नल ए का। और नल बी, ये नल ए का काम हो गया। अब नल बी का काम हो जाएगा, क्योंकि नल बी क्या करता है, यहाँ इसको आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए। नल बी कहता है कि 16 घंटे में भरता है, तो उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा ये। अब नल सी जो है, सी की बात हो रही है, नल सी कहता है कि उसको कितने घंटे में, 8 घंटे में खाली करता है। तो 8 घंटे में खाली करता है तो उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/8। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों तो भरता और ये खाली करता, तो खाली करने वाले को यहाँ माइनस करेंगे आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12, 16 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 16 यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ से 3 निकलेगा, बाकी में तो 2 का घात है ही सब में, तो 16 × 48 हो जाएगा आपका 48। तो 12 चौके 48, 16 × 48 और 8 छके 48। तो 4 में 3 जोड़िए तो 7, 7 में से 6 घटा दीजिए तो 1/48। तो कहने का मतलब हो गया कि 1/48, तो 48 का उल्टा होगा क्या, 1/48 का उल्टा क्या होगा, 48 घंटा। तो हम कहेंगे कि यही आपका फाइनल आंसर हुआ, यानी कि उस टंकी को भरने में 48 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास ये आ रहा है कि लकड़ी के एक बंद बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है, जो कि है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कहता है कि लकड़ी की एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है,
तो कहता है इसकी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, जो इंटरनल सरफेस एरिया होगा वो पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसा है ये फिगर, आप यहाँ पर फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये देखिए, ये बॉक्स है लकड़ी का, ठीक। अब कहता है कि इस बॉक्स के, यहाँ पर इस बॉक्स के ऐसे कर लीजिए, इस बॉक्स की लंबाई आपको कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई हो गई, और ये आपकी चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर, और ये आपकी ऊंचाई हो गई जो कि दे रहा है आपको 8 सेंटीमीटर। अब कहता है कि लकड़ी का जो बॉक्स है ये बंद है, तो इसका जो अंदरूनी भाग जो है, इसका अंदर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, होता है फॉर्मूला क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, फिर लंबाई लेंथ और ब्रेथ, और फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और फिर लंबाई गुने ऊंचाई। तो आप ऐसे कर लेंगे। अब आपको ये टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रहा है। अब आपको करना क्या है, लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन अब जो लंबाई आएगी वो घटेगी। कैसे घटेगी, क्योंकि अब 12 सेंटीमीटर था ना, तो 12 सेंटीमीटर में से आप 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऊपर का और 1 सेंटीमीटर नीचे का, तो दोनों में से घट जाएगा। तो अब आपका 2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो अब आपका लंबाई कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से चौड़ाई भी घटेगा आपका, जो कि था 10, इसमें भी इधर से 1 सेंटीमीटर और इधर से 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ऊंचाई में भी कमी आएगा, एक इधर से और एक इधर से, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी अब जो आपकी नई लंबाई आएगी वो 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आएगी 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आएगी 6 सेंटीमीटर। अब आपको इस फार्मूले में पुट कर देना है, लंबाई है कितनी 10 और चौड़ाई कितनी है 8, तो 10 8 80। फिर आपकी चौड़ाई कितनी है 8 और ऊंचाई कितनी है 6, तो 8 6 48। फिर लंबाई कितनी है आपकी 10 और ऊंचाई कितनी है 6, तो 10 6 60। अब आपको करना क्या है, सबको जोड़ देना है, 60 और 40 108, 108 में 80 जोड़ेंगे 188, 188 आप जोड़ देंगे। 188 आपसे पूछा गया है कि सबके सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर के हिसाब से आप निकाल लीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। 188 दूना कितना होता है आपका, 188 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, और 2 एकम 2 1 3। आपका ये फाइनल आंसर आ गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बंद बक्से का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी टोटल इंटरनल सरफेस एरिया हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच है, जो क्वेश्चन कहता है कि एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 1200 मीटर लंबी ब्रिज को कितने समय में पार करेगी अगर ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पर याद रख लीजिए कितने समय में, तो समय बराबर जो होता है ट्रेन के केस में, ये याद रखेंगे आप, कुल दूरी बटे समय, सॉरी चाल, क्योंकि आपसे समय पूछा जा रहा है तो आपको कुल दूरी क्या लेंगे, कुल दूरी हो गया स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मेट होता है यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस में ब्रिज की लंबाई। एक तो ट्रेन अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी को कवर करेगी, और फिर जो ब्रिज की लंबाई है उसको कवर करेगी। तो हम कहेंगे कि समय जो लगेगा ट्रेन को वो कितना लगेगा, ट्रेन की लंबाई आपको 800 मीटर है, और ब्रिज की लंबाई यानी पुल की लंबाई कितनी है 1200 मीटर है। अब आपको यहां देता है कि जो चाल है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात ये स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि चाल जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दी हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए इसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये ऐसा क्यों करते हैं यहां मैं आपको पहले समझा देता हूं, ये आप समझ लीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है इसको आप जब बदलेंगे तो वो 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। कैसे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड के। तो अगर आप इन दोनों को काटते हैं और यहाँ पर इसको 2 × 5 = 10 और 18, तो आप देखते हैं कि 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको ये कन्वर्ट करना हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको 1 मीटर प्रति सेकंड है और इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी 18 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, ये दो चीजों को आपको याद रखना है कि अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर में था
इसलिए मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत इजीली। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़िए तो ये आपका 2000 मीटर हो जाएगा, और इनको आप काट दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 6 तिया 18 और 6 दूना 12, ठीक। अब आप यहाँ से इसको भी काट दीजिए तो 100 बार में कटेगा, और यहाँ से इसको भी काट दीजिए, 20 तिया 60, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो फाइनली आप कहेंगे 1 मिनट आपका आंसर आया। 60 सेकेंड कह लीजिए, जैसा कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली होगा। ऑप्शन अगर आपका सेकंड में होगा तो आप 60 सेकेंड देंगे, अगर आपका ऑप्शन मिनट में होगा तो आप 1 मिनट देंगे, जो आपका फाइनल आंसर होगा। और ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच आ रहा है कुछ ऐसा, जो कि आपसे पूछता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बनने वाली सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, मान लीजिए कि एक वर्ग है, कहता है कि इस वर्ग की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात अच्छे से पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी सब 10 सेंटीमीटर ही होंगी। अब कहता है कि इस वर्ग के अंदर में, इस स्क्वायर के अंदर में एक बड़े से वृत्त को बनाने पर वो जो वृत्त बनेगा उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी उसका एरिया क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर एक वृत्त बना देना है इस तरीके से। अब कहता है कि ये जो वृत्त बना है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर सिंपली एक लाइन को ड्रॉ कर देना है 20 से खींच। तो आपको क्या दिखता है, ये जो लाइन है इस वृत्त का क्या है, व्यास, ठीक, व्यास है। अब वो व्यास किसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा है उसी के बराबर ये व्यास होगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर है। तो समानांतर होने की वजह से यहीं तक की दूरी कवर कर रहा है, तो इसे ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका आपको पता है कि एरिया बराबर वर्ग, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 दे दीजिए, आर का मान कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, यानी कि 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा। अब इसको आप चाहें तो आप ऐसे लिख दीजिए या और एक लाइन तोड़ दीजिए। 550 को आप 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 7 49, यहां से आपका निकलेगा 7 8 56, 4 निकलेगा। फिर यहां से आप क्या कीजिए, एक पॉइंट धर दीजिए, 7 5 35, और फिर यहां से आपका निकलेगा 5 निकलेगा, तो 7 इतना ही रहने दीजिए, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहे तो और एक लाइन और भी आगे ले जा सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। आप 78.5 सेंटीमीटर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आज के लिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। कहता है ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 3:2 है, यानी ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी है। और उनकी जो व्यय है, यानी वो जो पैसे खर्च करते हैं वो कितना करते हैं, ए तो खर्च करता है 14,000 रुपये और बी खर्च करता है 10,000 रुपये। और कहता है कि ए जो बचाता है वो 4,000 रुपये बचा लेता है, ए 4,000 रुपये बचा लेता है। तो कहता है कि बी की बचत क्या हो। तो हम समझेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए की कुल इनकम निकालें। तो ए की इनकम कितनी है, एक तो कहता है कि ए 14,000 रुपये खर्च करता है, तो 14,000 रुपये खर्च करता है वो, और बचत कितना करता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये आप इसमें जोड़ दीजिए। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया कि ए की जो कुल इनकम हुई वो 18,000 हुई, तभी तो वो 14,000 खर्च करता है और 4,000 बचाता है। तो 14 + 4 = 18,000। अब कहता है कि ए की अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी की बचत क्या होगी। तो बी की बचत के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में देता है कि बी और ए और बी का जो आय का इनकम है, इनकम जो है उसका अनुपात है कितना, 3:2। ये ए का है और ये बी का है। तो हमें क्या करना है कि बी का इनकम निकालें। बी का इनकम क्या होगा वो निकाल लेना। तो बी का अनुपात 2 है,
अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ए का इनकम आप यहाँ पर रख लीजिए, ए का इनकम से आप उसकी तुलना कर दीजिए। अब 3 से आप भाग लगा दीजिए, तो 3 से आप भाग लगाएंगे तो 3 छके 18, तो 6 दूना 12। तो आपको क्या निकल के आया, बी का इनकम निकल करके आया 12,000। ए का इनकम तो ऑलरेडी आपको पता ही था 18,000, अब बी का इनकम हमें पता चल गया 12,000 रुपये। अब कहता है कि बी खर्च कितना करता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, बी खर्च करता है 10,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है कि बी कितना बचाएगा, 2,000 रुपये बचाएगा। तो बी की बचत क्या हो जाएगी, 12,000 रुपये तो उसकी इनकम है और 10,000 रुपये वो खर्च करता है यानी व्यय करता है। तो 10,000 रुपये इसमें आप घटा दीजिए तो सिंपली आपको 2,000 रुपया निकल के आएगा। तो बी आपका फाइनल आंसर यही कहता है कि बी जो बचाता है वो 2,000 रुपये बचाता है, जो आपके ऑप्शन में तो नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो हमें मिलता नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन आते हो तो हम उन्हें उसी हिसाब से सॉल्व कराते हैं। तो फाइनली आपका बी की जो बचत हुई ये हो गई आपकी 2,000 रुपये। तो यही आपका आज का फाइनल आंसर था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज भर के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग को अगर जरा भी लगता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जितना हो सके आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आप लोग मेहनत में लगे रहिए और कभी हिम्मत मत हारिए। और मुझे पता है कि अगर आप मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट 100% होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।